अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसका मॉड्यूल धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता हुआ जा रहा है और पूरे दिल्ली ब्लास्ट में यही जगह और यही यूनिवर्सिटी अब एपिसेंटर बनकर सामने आया है। और इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक और जो किरदार है वो है डॉक्टर शाहीन, जो रहने वाली लखनऊ की है। उनके बारे में भी बड़ा यहां पर खुलासा हुआ है कि अगस्त के महीने में डॉक्टर शाहीन ने लखनऊ का दौरा किया था, लेकिन जिस दौरान उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात नहीं की थी। अब ये जो जांच एजेंसी इस बारे में पता कर रही है या तफ्तीश कर रही है कि क्या डॉक्टर शाहीन अगस्त के महीने में लखनऊ गई थी स्लीपर सेल को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है डॉक्टर्स का, व्हाइट कॉलर का जो ये डॉक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे स्लीपर सेल के मॉड्यूल की तरह काम कर रहे थे जिसको लेकर किसी को भी संदेह हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, डॉक्टर शाहीन का जो दौरा था अगस्त का, उसको लेकर पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई है? किससे मुलाकात की थी, क्या मकसद था? देखिए अमित, इसी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए जो एजेंसीज हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। न सिर्फ लखनऊ और आसपास के इलाकों में, कानपुर में भी छापेमारी हुई है। डॉक्टर आरिफ जो एक पुराना एक सहयोगी बताया जा रहा है डॉक्टर शाहीन का, उससे भी लगातार पूछताछ कल रात में हुई है। हालांकि कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ डॉक्टर आरिफ से पूछताछ में सामने नहीं आ पाई है, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो वहाँ पर कई इलाकों में इस समय छापेमारी चल रही है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है कि नवंबर में ब्लास्ट होता है और 3 महीने पहले डॉक्टर शाहीन की जो पोजीशन आती है, जो लोकेशन आती है, वो इसी लखनऊ में आती है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। हालांकि जो डॉक्टर शाहीन का परिवार है वो लगातार ये कह रहा है कि डॉक्टर शाहीन के साथ उनका लगातार कोई संपर्क नहीं बचा हुआ है, वो उनके संपर्क में नहीं है। हम इस समय डॉक्टर शाहीन के जो लखनऊ का कंधारी बाजार का इलाके का आवास है वहीं पर मौजूद है। अब देखिए कि जो लखनऊ पुलिस के लोग हैं वो सादी वर्दी में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मौजूद हैं। परिवार के लोगों ने अंदर से फिलहाल ताला लगा रखा है, वो फिलहाल किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से डॉक्टर शाहीन के संपर्क में नहीं थे। वो क्या कर रही थी, किस तरीके की गतिविधियों में शामिल थी, इसका ना तो उनको अंदाजा था और ना ही अब तक उनको विश्वास हो पाया है। लेकिन एजेंसीज ने जो पुख्ता सबूत सामने रखे हैं, जो चीज़ें डॉक्टर शाहीन के पास से बरामद हुई हैं, वो ये बताती हैं कि व्हाइट कॉलर के पास, लोगों के पास, प्रोफेशनल्स के पास इस तरीके की चीज़ों को न सिर्फ बरामद होना अपने आप में बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है, बल्कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना भी अपने आप में कई तरीके के सवाल पैदा करता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि एजेंसी इस समय इस बात की जानकारी जुटा रही है कि अगस्त के महीने में अगर डॉक्टर शाहीन लखनऊ आती है, अपने परिवार से मुलाकात नहीं करती है, तो यहाँ आने के पीछे उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, किन किन लोगों से मुलाकात की है। क्योंकि जो एजेंसीज को शक है वो इसी बात का शक है कि डॉक्टर शाहीन ने लखनऊ में आकर के उन स्लीपर सेल के लोगों से मुलाकात की है जो दरअसल वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में अगर ये आतंकी किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम देते तो उसके लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं। अमित। बिल्कुल, तो डॉक्टर शाहीन के जरिए जैश ए मोहम्मद अपने महिला विंग का इस्तेमाल करने जा रहे थे, और इन महिला विंग का काम क्या होता कि ये स्लीपर सेल की तरह काम करते और जैश ए मोहम्मद के लिए ये दहशतगर्दी फैलाते, जिसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है आखिरकार। लेकिन डॉक्टर शाहीन का लखनऊ जाना कई सवाल खड़े करता है कि अपने परिवार से ना मिलना। लेकिन इस बीच डॉक्टर उमर को लेके एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर 10 तारीख को जब दिल्ली में दाखिल हुए तो उसके बाद उन्होंने लगभग आधी दिल्ली का पूरा चक्कर लगाया था डॉक्टर उमर ने। डॉक्टर उमर के बारे में करीब 50 ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस हाथ लगे हैं जिसके जरिए पता चलता है कि डॉक्टर उमर जब दिल्ली में दाखिल हुआ तो उसने आधी दिल्ली में चक्कर लगाया। फरीदाबाद से एंटर होने के बाद सुबह 8 बजे दिल्ली पुलिस ने पूरी इसकी मैपिंग की है और शाम को करीब 6 बजे तक उसने क्या किया, क्योंकि 3:19 पर वो पार्किंग लॉट में जा चुका था और 6:52 पर उसने धमाका कर दिया था। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पहले फरीदाबाद के जरिए साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में वो दाखिल हुआ, फिर वहां से वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट गया और उसके बाद फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में घुसा था। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार सोनू बने हुए हैं। कुमार सोनू, आधी दिल्ली का चक्कर लगाया है, 50 सीसीटीवी फुटेजेस हाथ लगे हैं, इसमें और क्या निकलकर सामने आया है डॉक्टर उमर के बारे में, उसके रूट के बारे में?
देखिए जैसा कि एजेंसियां जो है एजेंसियों को इस बात का शक भी है कि कहीं ये पैनिक अटैक तो नहीं था, लेकिन जो बदरपुर की एंट्री से लेकर और रेड फोर्ट पहुंचने तक जो भी उसका पूरा रूट था, कितने स्टॉपेज थे, कितनी जगह वो रुका, कितनी जगह उसने किसी से फोन पे बात की, फोन कौन सा था दूसरा, और उसमें सिम कार्ड किस कंपनी का था, उसके साथ उसमें नंबर कौन सा था, किस किस से बात की, उसकी फोन लॉग तो और फोन डिटेल तो अभी तक नहीं मिल पाई है एजेंसीज को, क्योंकि उसमें जो नंबर था उसकी जानकारी अभी पुलिस को नहीं मिली है। लेकिन लगातार मुजम्मिल और जो शाहीन सईद है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है उन दोनों से, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर कितने फोन या फिर कितने मोबाइल नंबर जो है वो यूज कर रहा था डॉक्टर उमर मोहम्मद। फिलहाल एक एक रूट की जो है मैपिंग की गई है। इसके अलावा कहां कहां रुका उसके सीसीटीवी जो है पुलिस ने रिकवर किए, डीवीआर को जब्त करके सीज कर दिया है, एफएसएल के लिए भेजा गया है ताकि एक एक एंगल को लेकर जो है जांच की जा सके। खासतौर पर एक अमित इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब उमर जो है पार्किंग से नहीं उतरा गाड़ी से, अरुण आसफ अली रोड पर जो है गाड़ी खड़ी करके 40 मिनट तक नहीं उतरा, तो उस दौरान जो सीसीटीवी की फुटेज पुलिस के हाथ में लगी है या दूसरी जगह जहां जहां वो रुका, तो उस दौरान गाड़ी में बैठे हुए उमर की एक्टिविटी को जो है पुलिस मॉनिटर कर रही है कि आखिर ये 40 मिनट तक बैठा हुआ है या दूसरी जगह जितनी देर भी बैठा, तो उसको वो पुलिस मॉनिटर कर रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है, देखना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर ये गाड़ी में बैठा बात कर रहा है किसी से या फिर आराम से बैठा हुआ, शांत बैठा हुआ, सोच रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो है काफी चीजें क्लियर होंगी। तो फिलहाल एजेंसी जो है तमाम सीसीटीवी जो मिले हैं अभी तक उनको एनालाइज कर रही है। 50 से ज्यादा सीसीटीवी रिकवर किए हैं, 300 से ज्यादा जो है सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया है। इस पूरे रूट को बदरपुर से लेकर लाल किला पहुंचने तक का उसके पूरे रूट को मैपिंग की गई है। जितने स्टॉपेज हैं वो पूरे बाकायदा नोट किए हैं ताकि क्लियर हो सके कि आखिर मकसद क्या था, कितने मोबाइल फोन वो यूज कर रहा था, कितने सिम कार्ड उसमें थे और उसमें किस तरह की तस्वीरें थी, किस तरह के मैसेज थे, किस तरह के खासतौर पर जो ऐप है वो इनक्रिप्टेड ऐप खासतौर पर वो थे। तो इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है पुलिस की जांच चल रही है। बिल्कुल सोनू, जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जो अब तक तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उससे ये तो साफ हो गया था कि i20 कार में डॉक्टर उमर ही सवार था। लेकिन सवाल उठ रहे थे कि जब धमाका हुआ क्या उस वक्त यही डॉक्टर उमर गाड़ी चला रहा था, क्या उसकी मौत हो गई थी? अब इसकी पुष्टि हो गई है क्योंकि जो डीएनए सैंपल्स लिए गए थे i20 कार में मिले हुए हड्डियों से और दांतों से, उसका डीएनए सैंपल डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल से 100% मिल गए हैं और यह पक्का हो गया है, इसकी पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर उमर ही i20 कार चला रहा था और डॉक्टर उमर की इसी धमाके में मौत हुई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है कि डीएनए सैंपल डॉक्टर उमर का उसकी मां के साथ मिल गया है और यह कंफर्म हो गया है कि i20 कार जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त डॉक्टर उमर ही चला रहा था और उसकी इसी धमाके में मौत हुई है। इसके अलावा जो डीएनए सैंपल्स है उसके हिसाब से एक और खुलासा हुआ है, उसके बारे में हम अभय से जानेंगे। अभय, डीएनए सैंपल की मिलान हो चुके हैं, इससे साफ हो गया कि डॉक्टर उमर गाड़ी चला रहा था, उसकी मौत हो गई है। इसके साथ ही पुलिस को और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था, एजेंसीज को लगातार शक था क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस तलाश कर रही थी डॉक्टर उमर मोहम्मद की, जो कि इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का हिस्सा था और ये फरार चल रहा था बाकी गिरफ्तारी के बाद। तो जब शुरुआत में ये बात सामने आई कि उमर ही गाड़ी चला रहा था, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, पुलिस को कंफर्म हो चुका था, लेकिन पुख्ता जानकारी के लिए इसका डीएनए सैंपल इसके परिवार के सदस्य से कराना था ताकि पता लग सके कि जिस i20 कार के अंदर लाल किले के बिल्कुल पास धमाका हुआ सोमवार को, वो उमर ही है या फिर कोई और है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब इसने दिल्ली के अंदर एंट्री की बदरपुर बॉर्डर से, उस वक्त ये कार में अकेला ही नजर आया, लेकिन पहले इसके साथ कुछ और लोग थे जो कि हरियाणा में इसकी गाड़ी से उतर चुके थे। जो सैंपल आया, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ वो इतनी हाई इंटेंसिटी का था कि इसकी उमर की बॉडी के चीथड़े उड़ गए और इसके पैर का एक हिस्सा एक्सीलेटर में फंसा हुआ नजर आया। उस पैर के फंसे हुए हिस्से को, जो कि एक्सीलेटर में फंसा हुआ था, जब फॉरेंसिक टीम ने वहां से बरामद किया, उसके बाद इसकी मां के डीएनए से सैंपल कराया गया और वो मैच हो गया है। तो अब एजेंसीज ने ये कंफर्म कर लिया है कि इस गाड़ी को उमर ही चला रहा था, क्योंकि डीएनए का सैंपल जो है उसकी इनिशियल रिपोर्ट इनकी मां के सैंपल के साथ मैच हो गई है। लेकिन गाड़ी में उस वक्त कोई और सवार नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि जब ये हरियाणा में जगह जगह घूमते हुए दिल्ली के अंदर एंट्री इसने की, तो दिल्ली में एंट्री करने से पहले इसके साथ और कौन लोग मौजूद थे जो कि गाड़ी से
उतर गए और फिर ये गाड़ी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसने ये सोचा था कि जब बाकी के इसके साथियों की गिरफ्तारी हो गई है तो जितना विस्फोटक, जितना अमोनियम नाइट्रेट इसकी गाड़ी में मौजूद है उसको कहीं ठिकाने लगा के ये फरार हो जाए। इसी वजह से ये अलग अलग लोकेशंस पे दिल्ली में घूमता रहा और उसके बाद शाम को इसने लाल किले अभय, क्योंकि आपने जिक्र किया कि किस तरह से ये विस्फोटकों को जमा कर रहे थे, किस तरह से गाड़ियों में लेकर इसको घूम रहा था डॉक्टर उमर, लेकिन जब ये अमोनियम नाइट्रेट या दूसरे जो केमिकल्स है जिसका इस्तेमाल विस्फोट में होना था या फिर धमाके के लिए किया जाना था, इसको ये एनक्रिप्टेड वर्ड्स में बात करते थे। एनक्रिप्टेड इन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, भाषा का, यानी कि खुफिया गुप्त भाषा के जरिए इसका इस्तेमाल करते थे और इसमें कोड नेम रखे गए थे, जैसे कि इसमें शिपमेंट कहा जाता था, पैकेज कहा जाता था। अब इस बारे में और क्या जानकारी है, किस तरह से ये शिपमेंट्स या फिर पैकेजेस का शब्द इस्तेमाल करके ये जो धमाके के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अमोनियम नाइट्रेट हो या दूसरे केमिकल हो, इसको इकट्ठा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे? देखिए बिल्कुल अमित, क्योंकि अलग अलग तरीके का विस्फोटक जो है वो लगातार इकट्ठा किया जा रहा था और उसमें जहां पर मैं मौजूद हूं, मुजम्मिल ने ये कमरा जो कि एक मौलवी का था, जो कि रेंट पर लिया था, इस घर के अंदर भी काफी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अलग अलग दिन उसने अरेंज किया और अरेंज करने के बाद वो यहाँ पर लेके आया था। अमित, जो पुलिस को इनकी चैट्स हाथ लगी हैं इनके मोबाइल फोन से, उसके अंदर की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग कोडवर्ड के अंदर बातचीत किया करते थे और एनपीके जो है वो भी इन लोगों ने अरेंज किया था, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वो इन लोगों ने खरीदा था, करीब 26 क्विंटल। इसके साथ ही जो कोडवर्ड्स थे अमित, उन कोडवर्ड्स के अंदर बेहद चौंकाने वाला खुलासा था कि ये एक तो एनक्रिप्टेड माध्यम से बात किया करते थे, यानी कि आपकी बात जो है वो हाथ के हाथ डिलीट हो जाती है, किसी की पकड़ में नहीं आती। इसके साथ ही इन्होंने 2 कोडवर्ड रखे थे अपने इस विस्फोटक के लिए और उन कोडवर्ड का नाम था शिपमेंट और पैकेज। जब ये टेलीग्राम चैनल के जरिए बातचीत किया करते थे तो विस्फोटक किस तरीके से अरेंज करना है इस घर के अंदर जहां पर मुजम्मिल अरेंज करता था या फिर जिन गाड़ियों में लगाना है, उनको ये विस्फोटक नाम की जगह इन्होंने कोडवर्ड इस्तेमाल किया हुआ था, ताकि अगर इनकी चैट पर किसी की नजर पड़े तो उन्हें शक ना हो। ये विस्फोटक को कहते थे शिपमेंट और पैकेज। इस तरीके के कोडवर्ड इन्होंने ये इस्तेमाल किए थे और जब इनसे लगातार पूछताछ की गई, जितने ये डॉक्टर मॉड्यूल के आतंकी गिरफ्तार हुए हैं तो उनके फोन से इस तरीके के कोडवर्ड्स बरामद हुए हैं, जिनसे पता लगता है कि पूरी सोची समझी साजिश थी। अभी कुछ और गाड़ियां भी अरेंज करनी थी, विस्फोटक और अरेंज करने थे, लेकिन उससे पहले ही ये पकड़े गए, जिसमें उमर ने फरार होने की और इस अपने जो उसके बाद विस्फोटक था उसको ठिकाना लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पैनिक में इस गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें उमर की भी मौत हो गई और डीएनए जो जांच हुई है वो भी क्लियर हो गया है कि उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था। और जो ये यूनिवर्सिटी है जहां पर आप मौजूद हैं अमित, इस यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर शाहीन भी इनके साथ यहाँ पर ही मौजूद थी और फरीदाबाद में ही उन्होंने, जिसका जिक्र अभय कर रहे थे, बड़ी मात्रा में करीब 3000 किलोग्राम की मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जमा किया था, अलग केमिकल जमा किए थे। इसके अलावा डेटोनेटर्स उन्होंने जमा करके रखे हुए थे, बैटरीज जमा करके रखी हुई थी ताकि वो आईडीज बना सके, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसका इस्तेमाल देश के अलग अलग राज्यों में या शहरों में धमाके के लिए किया जाना था। लेकिन इस बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर मैं मौजूद हूं, यहीं पर मौजूद 17 नंबर बिल्डिंग के 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल और उनके तमाम बाकी जो साथी थे, जिसमें डॉक्टर शाहीन है, डॉक्टर उमर है, डॉक्टर हसन है, ये सभी मिला करते थे और अपने साथियों के साथ मिलकर प्लानिंग करते थे कि आखिरकार किस तरह से इन धमाकों को अंजाम देना है। और साथ ही साथ उनकी ये प्लानिंग भी होती थी कि किस तरह से जो केमिकल्स उनको चाहिए इन धमाकों को अंजाम देने के लिए, आईडी बनाने के लिए, किस तरह से उसकी छोटी छोटी जो मात्रा है वो यहाँ लैब से बाहर निकाल सकते हैं और जिसका इस्तेमाल आगे वो कर सकते हैं।